हैं टीम नंबर 1। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए टीम नंबर 1 के लिए। तो टीम नंबर 1 अभी प्रस्तुति करेंगे, उसके पहले लीडर एंकर आएंगे, अपनी शेयरिंग करेंगे कौन सा विषय है, कौन पार्टिसिपेंट है, और उस सभी को स्पॉटलाइट किया जाएगा और उसके बाद स्टार्ट करना है। यस आशिका जी। सभी को जय जैन। सर नेटवर्क पर प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अभी शुरू करिए आप। अच्छी आ रही आवाज, अच्छी आ रही। सर मेरी टीम में मैं, नीतीश सर, रिया जैन, मंजुला जैन और आस्था पाटिल जी हैं। 5 जन हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है आज के समय में नैतिकता के बदलाव में ओल्ड फैशन पुराना बन चुका है। आज मैं सबसे पहले मंजुला दीदी को प्रस्तुति के लिए तैयार करती हूँ। आशिका जी पहले से धीरे से अपना कितने पार्टिसिपेंट है यहाँ पर वो नाम बोल दीजिए, समकीप जी को इजी रहेगा। धीरे धीरे। सर मेरे में है नीतीश जैन, अभी है रिया जैन, मंजुला जैन और आस्था पाटिल। एक मिनट आशिका जी, आपने पार्टिसिपेंट का नाम बोल दिया, उसके बाद कहना है कि यहाँ पर अभी है या नहीं है, वो भी कहना है। यस सर। मंजुला जैन तो है और उसके बाद मुझे आस्था पाटिल का नहीं पता सर। और ये रिया जैन तो मुझे पता ही नहीं है कौन है, क्योंकि मैंने इनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं मिला। ठीक है, तो अभी मंजुला जी आपके ग्रुप में अभी हैं, ठीक है ना? और कोई है? और कोई है? सर मुझे नहीं पता, आप बताइए। आशिका जी नीतीश भैया का बोलो ना। अभी नीतीश भैया है क्या? सर नीतीश भैया है क्या? नहीं है ना रिया जैन है। नहीं। तो समकित जी, आशिका जी और मंजुला जी को स्पॉटलाइट कर लीजिए। हाँ किया है सर मैंने। हाँ अभी दिखा नहीं वो दोनों। हाँ ठीक है। सर तो मंजुला दीदी आज, रिया जैन आ गई है शायद। ओके रिया जैन है, ठीक है, रिया जैन को भी स्पॉटलाइट करिए। अभी 2 दिख रहे हैं संकित। सर ये रिया जी हमारा मांग है, रिया जी कोतमा नहीं है इसमें। ओके स्टार्ट करिए मंजुला जी। हाँ रिया जैन कोटमा है संकित जी। रिया सर ये रिया जैन कोतमा ही है मेरे ग्रुप में। हाँ नहीं, आप उसमें लिखा है कोतमा है कि रामदोरिया। फर्स्ट ग्रुप में कोतमा से है, लेकिन वो ऐड नहीं हुई है अभी ना, है ना अभी रिया। ओके नहीं, सोनम जी है, ठीक, कोई बात नहीं, चलिए गो अहेड मंजुला जी। जी सर, जैसा कि सभी को सादर जय जिनेन। आज का हमारा विषय है नैतिकता के ऊपर। जैसा कि नैतिकता मनुष्य का वह गुण है जो उसे दिव्यत्व के समीप ले जाता है। यदि शुरू में नैतिकता ना हो तो पशुता और मनुष्यता में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। नैतिकता ही संपूर्ण मानवता का श्रृंगार है। वेदों, उपनिषदों एवं अन्य सभी धर्म ग्रंथों में नैतिकता अथवा समाचार शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। चरित्र विहीन मनुष्य पशु के समान है, और एक पशु चाहे वह कितना ही सुंदर हो, उसकी आवाज कितनी मधुर क्यों ना हो, वह मानव की ऊंचाई को कभी नहीं छू सकता। हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव ही नैतिक मूल्यों की अवधारणा पर विशेष बल दिया जाता है। मनुष्य के जीवन में अच्छे चरित्र का विशेष महत्व है। दूसरे शब्दों में अच्छे चरित्र से ही मनुष्य की अस्मिता कायम होती है। जैसा कि नैतिक शिक्षा के बारे में, नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, विद्यालय, मंदिर, खेल मंच या किसी सामाजिक स्थान जैसे पंचायत भवन में किया जा सकता है। व्यक्तियों के समूह को भी समाज कहते हैं। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि जिसके नागरिक किस स्तर के हैं, और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा पद्धति पर निर्भर रहता है। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। जैसा कि बताया, संस्कृत में नय अथवा धातु का अर्थ है जाना एवं ले जाना।
इसका अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार अथवा जिसका अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो सके। अतः हम कहते हैं कि नैतिकता वह गुण है और नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण आवास तथा देश का हित कर सकती है। और सामाजिक जीवन की व्यवस्था के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि जब ये नियम धर्म से संबंधित हो जाते हैं तो उन्हें नैतिक धर्म कहते हैं। उनके पालन करने के भाव से अथवा शक्ति की नैतिकता कहते हैं। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे समाज और पूरे देश में नैतिकता उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे नैतिकता एवं नैतिक शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। धन्यवाद सभी को। वेरी गुड मंजुला जी, बहुत बढ़िया। यस सर ग्रुप का और कोई आ ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप शुरू करिए। आस्था सर, जी आ चुकी हैं। आस्था जी, हाँ जुड़ी हैं मलायरा हाँ। से। यस आस्था जी। सर आस्था जी, जय जिनेंद्र। आप अपनी बात शेयर करें आस्था जी। आस्था जी आवाज आवाज आ रही है, नेटवर्क इश्यू थोड़ा प्रॉब्लम है आपका। आपके वहां से है ना वो टीवी की आवाज आ रही है। आस्था जी आप नेटवर्क में आ जाइए, तब तक आशिका जी बोलेंगे। हाँ जी आशिका जी शुरू करिए। आज का हम सब्जेक्ट ओल्ड फैशन नैतिकता के कारण ओल्ड फैशन पुराना बन चुका है। सर एक सेकंड, मेरे यहाँ की टीवी की आवाज आ रही है, एक सेकंड। सर मैं बोल रही हूँ। हाँ आस्था जी आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, तब तक आशिका जी बोलेंगे। नेटवर्क में आप आ जाइए। यस आशिका जी अभी बोलिए, आप समय जा रहे हैं। आशिका जी। सर नैतिकता के बदलाव के कारण ओल्ड फैशन पुराना बन चुका है। आज का हम लोग का सब्जेक्ट था। सबसे फर्स्ट मैं बोलना चाह रही हूँ, समय के अनुसार हमारे समाज में नैतिकता समाप्त होती जा रही है। लोग आज के समय में सभ्यता, संस्कार और नैतिकता भूल चुके हैं। उनको लगता है कि हमारा जीवन एक रिमोट है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमारे विचारों को पालन करना बहुत आवश्यक है। का मूल उद्देश्य संस्कारों का पुनर्निर्माण करना, जो आज की पीढ़ी हमेशा भूलती जा रही है। उनके अनुसार एक पुनः विचार या ख्याल हो गया है। दया करना, सम्मान करना, आज्ञा पालन करना, ये सब सही बातें नैतिकता के अंतर्गत है। बोलते हैं कि आज आजाद रहिए, बोलते हैं कि आजाद सहित विचारों से, परंतु जुड़े रहिए अपने संस्कारों से। सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बोलते रहिए आजाद रहित विचारों से, परंतु जुड़े रहिए अपने विचारों से। हमारे विचार हैं जो पुराने हैं, होते मतलब पुराने विचारों को है ना भूलते जा रही है आज की पीढ़ी, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि जो पुराने विचार आज की जनरेशन को सुधारेंगे तो आज की जनरेशन क्या बोलती है, तो पुराना ओल्ड बन चुका है। मतलब जो अपने बुजुर्ग बोलते हुए थे कि मतलब हमें ये करना चाहिए, कल के लोग वो नहीं करते हैं। किसने को रात में खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन अपन खाते हैं। जब वही चीज डॉक्टर बोलता है कि अपन को इतने टाइम रात में खाना खाना नहीं चाहिए, तो अपन उसको मानते हैं। यही है कि मतलब पुराने फैशन ओल्ड बन चुके हैं। सभी को जय जिनेंद्र। ओके थैंक यू आशिका जी, वेरी गुड आशिका जी, थैंक यू। सर आस्था जी, सर आस्था जी को बुला लीजिए। हाँ आस्था जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए बार बार में कनेक्ट हो रहा है। आप आस्था जी ऐसा करिए, अपना वीडियो ऑन ऑफ कर लीजिए, ऑडियो से बोलिए। आपका वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ अभी बोलिए।
जय जिनेंद्र सभी को। जैसे आज का विषय है नैतिकता, जो कि आज के समय में ओल्ड फैशन या पुराना कहा जाने लगा है। जिसके बाद नैतिकता हमारे लिए कोई अनभिज्ञ शब्द नहीं है, हम सभी नैतिकता से भली भांति परिचित हैं। परंतु आज के समय में कोई नैतिक नियमों का पालन करना नहीं चाहता। सभी अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु जिस तरह से माँ में ममता का वास होता है, उसी तरह से मनुष्य में नैतिकता का वास होना चाहिए। यदि मनुष्य में नैतिकता नहीं है तो वह अपनी सफलता को प्राप्त करने में असंभव है, वह अपनी मंजिलों तक नहीं पहुंच सकता है। समाज में यदि नैतिकता ना हो तो वहाँ एकता का वास होना भी नामुमकिन है। यदि हम नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं तो हमें अपने जीवन व्यतीत करने में परेशानियों का सामना, हाँ ये नहीं कह सकते कि सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु इन नैतिक मूल्यों के आधार पर परेशानियों का सामना, जिस तरह से परेशानियां सामने आएंगी उसी तरह से उनका समाधान भी हमारे सामने आएगा। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि नैतिक मूल्य पुराने या ओल्ड फैशन है, क्योंकि जहाँ नैतिकता नहीं है वहाँ ना तो वहाँ परिवार में एकता हो सकती है, ना ही समाज में। इसलिए हमें नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र आस्था जी, थैंक यू। आस्था जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। तो ग्रुप 1 जो है उसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 3 लोग उपस्थित थे, आशिका जी, मंजुला जी और आस्था जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, ओके, गुड। तो यहाँ पर मैं आशिका जी ने भी अच्छे से एंकरिंग किया और कोऑर्डिनेट किया। वेरी गुड। यहाँ पर मैं मेरी बात शेयर करना चाहूंगा कि जो नैतिकता जो है वो ओल्ड फैशन हो गई है, यानी पुरानी बात हो गई है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि नैतिकता जो है वो कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होगी, क्योंकि नैतिकता जो है वो रूट कॉज यानी मूल है, फाउंडेशन है। तो नैतिकता से ही, फाउंडेशन से ही पूरी शिक्षा निर्भर है। और नैतिकता यानी जो हमारे मूल्य है, हमारी जो एथिक्स है, तो वही हमें जो वैल्यूज है, गुण है, वो व्यक्ति में विशेष होते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि भाविक गोस्वामी हो या शिवांगी जी हो या मानसी जी हो या आशिका जी हो या मंजुला जी हो, वो क्यों अपने अपने आप को वो जानते हैं, या और उनको जानते लोग तो इसलिए जानते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसे गुण हैं कि कोई क्या ऐसी अच्छाई है जो उनसे वो समाज में एक इमेज उनकी बनती है, समझ लीजिए। और वही नैतिकता है। तो वो बच्चों में आपको फाउंडेशन के रूप से एक रूट कोर्स के रूप में करना है कि नैतिकता यानी उदारता, नैतिकता यानी प्रामाणिकता, नैतिकता यानी सत्य, नैतिकता यानी अहिंसा। वो हमें एक मोरल जो एथिक्स है क्या होना चाहिए, तो ये हमें, मुझे लगता है कि कभी भी ओल्ड फैशन नहीं होगा, कभी भी पुराना नहीं होगा, क्योंकि उसी में ही मिट्टी की सुगंध है ना, वो मिट्टी है। और मिट्टी कभी भी जो है वो पुरानी नहीं होती। और ये ही हमें जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। और एक एक कहते हैं ना कि हम आदमी है, आदमी बन जाए। तो आदमी है, आदमी बन जाए, तो वही नैतिकता है। ठीक है ना। तो ये मुझे ऐड करना था आप सभी से, और यही बच्चों को हमें पहले देना है और यही हमें बच्चों को सिखाना है। तो ही वो बच्चे आगे जाके युवा बन के अपने भारत देश को एक नया उज्जवल भारत देश बनाएगा और यही समृद्ध करेगा। तो यही नैतिकता है। ठीक है ना। ग्रेट, सर, थैंक यू। तो टीम नंबर के लिए सबके लिए एक सर बार जोरदार तालियां। इसके लिए मैंने हाँ, कुछ बोलिए। लाइन बनाई हुई, आजाद रहित विचारों से परंतु जुड़े रहिए अपने विचारों से और संस्कारों से। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आशिका जी, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए तो आगे जाते हैं और टीम नंबर 2 से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनके लीडर और एंकर आगे आए और अपनी बात प्रस्तुत करें। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम 2 के लिए। तो टीम 2, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, टीम नंबर 2।
कौन है कैप्टन, कौन है एंकर? सर बिंदु मैम है, वो उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। हाँ तो तो मैं बोल दे रही। हाँ हाँ, यस यस। आयशा मेरा आप बोल दो। मेरा सब्जेक्ट, मेरी टीम में 5 लोग हैं। बिंदु जैन जी, मीनल जैन जी और आयशा जैन और सोनम जी और नैन्सी जी। सोनम जी का पेपर है तो वो पढ़ाई कर रही, वो नहीं आ पा रही है, कल उनका एग्जाम है। तो उन्होंने बोला था हम लोग से, तो हम लोग 4 लोगों ने तैयारी की है। तो मेरा सब्जेक्ट है कि क्या एजुकेशन मार्क्स और करियर ओरिएंटेड हो गया है। तो सबसे पहले मैं ही बोलना चाहूंगी कि हाँ, मेरा मानना है पूरी तरह से नहीं हुआ है। 80% लोग मार्क्स की तरह दौड़ते हैं। पता, जब वो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये पेरेंट्स की गलती होती है। पेरेंट्स बोलते हैं बेटा 90% लाना है, वो क्लास में अव्वल आना है, फर्स्ट रैंक लगाना है, तो बच्चे है ना फोकस कर लेते हैं, दिमाग में वही बिठा लेते हैं, मुझे 90% लाना कुछ करके, चाहे बुक को रट के क्यों ना लाएं, ज्ञान कुछ प्राप्त नहीं होना, बुक को रट लेना है, फिर बुक की वजह से रट के जो लिखा है वो कॉपी में नोट करके आ जाना है, उसके बेस पे 90% मिल जाते हैं और फर्स्ट रैंक लग जाती है। बट उनको बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता है। अपन को अगर बाहरी दुनिया का ज्ञान करना है तो हर तरह की शिक्षा जरूरी है। लोग बाग कॉलेज जाते हैं और स्कूल जाते हैं, मगर वो कॉलेज स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते। अलग से उतने पैसे लग रहे हैं कॉलेज स्कूल में, बट अलग से क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, अलग से यूट्यूब से पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, अलग से क्लासेस लेते हैं, तो उसमें अलग से पैसे वेस्ट होते हैं। अगर मेरा मानना है, अगर कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, वही मन लगा के पढ़ो, वही अगर अच्छे से ध्यान दे लो, तो अलग से पैसे वेस्ट नहीं होंगे और अलग से नॉलेज भी वही मिलेगा। टीचर ओरिएंटेड हो गए, ऑनलाइन क्लास, हाँ अब है ना, जो आज के समय में इंटरनेट द्वारा ऑनलाइन बढ़ रहा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। टीचर को भी बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। अगर टीचर बच्चों को सब तरह से उनको तैयार करे, सोशल के हिसाब से, मीन्स पर्सनल, फिजिकल हर चीज़ से तैयार करे, तो वो अपने आप को मान सकता है। उनको आगे बढ़ के उनके फ्यूचर के हिसाब से तैयार करे। टीचर को भी वैसा होना चाहिए, तभी बच्चे उस टाइप के बन सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी ज़रूरी, क्योंकि आज के समय में जो जैसा समय चल रहा है, उस हिसाब से तो लोग बाग मानते हैं। अब पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते कि मार्क्स के बेस पे, कई-कई लोग होते हैं बहुत शिक्षा से उनको इतना प्राप्त होता है कि वो इतना कुछ सीखते हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं और खुद भी सीखते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो अपन सभी को तो नहीं बोल सकते सब मार्क्स के बेस पे हो रहा है और सब ओरिएंटेड है। कई-कई लोग होते हैं जो अपनी सोच बना लेते हैं, मेंटली बना लेते हैं कि मुझे मार्क्स लाना है, मैं इतना पास होऊँगा मार्क्स के बेस पे। बट आज के समय में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आज हम जॉब लेने जाते हैं तो लोग बाग इंटरव्यू लेते हैं। जब अपन का इंटरव्यू होता है तो हमको उसमें नॉलेज देखा जाता है, मार्क्स नहीं देखे जाते। मार्क्स देखे जाते बाद में, बट पहले नॉलेज देखा जाता है, तुम्हारी बोलने की स्किल देखी जाती है, तुम कैसा बोल रहे हो, उठ रहे हो, अपने संस्कार कैसे हैं। आज के समय में लोग बाग मोबाइल में इतना बिजी होते हैं, घर वालों को टाइम ही नहीं देते। मैंने कि घर वालों के साथ बैठो, उठो। अगर घर वालों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, तो उनसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम कहीं ना सीख के अपने घर वालों से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कितना भी हो सके ऑनलाइन को कम महत्व दें, थोड़ा अपना फिजिकली करें। अगर जो कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दें और जो अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है, उसको अपन अच्छी तरह से सीखें और जो अपने घरवाले में जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनकी बातें सुनें, मानें। नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, शिक्षा के लिए, हर तरह की चीज़ें सीखें, तभी सब कुछ काम आता है सीखने के लिए। तो सबकी चाह होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन शिक्षा ही बहुत ज़रूरी है, वो ही इंसान को सबसे अच्छा बनाती है। क्योंकि अगर कहीं जाते हैं तो लोग बाग पूछे, "तुम कितना पढ़े हो? कितना हुआ है?" कोई-कोई नहीं पढ़ा होता, कोई 8th पास, 5th पास, 10th पास, मगर आज शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सब लोग को बताना पड़ता है, हमने ग्रेजुएट किया, एमकॉम किया, बीकॉम किया, एमएससी, बीएससी सबको बताना पड़ता है, तो शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है, नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है। घर को कैसे रखना है, घर को कैसे चलाना, बाहर कैसे जाना है, बाहर कैसे बैठना है, उस टाइप का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। यस, थैंक यू आयशा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आयशा जी, नेक्स्ट कौन होंगे? मैं मीनल जैन जी को बुलाना चाहती हूँ। मीनल जी, ऑल द बेस्ट। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू सर। सर आयशा जी ने बहुत ही अच्छा बोला। थैंक यू। यस,
सर हाँ, आज बिल्कुल सही है कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और कैरियर ओरिएंटेड हो गया है, लेकिन कहीं कहीं ये बात सर गलत भी है कि मतलब मार्क्स के हिसाब से अपन लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन अपन को ज्ञान की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती। सिर्फ लोग क्या हो गए आजकल, रट्टू तोता हो गए हैं कि स्कूल में गए, अपन को उन्होंने 50% बता दिया कि ये आना है, तो अपन ने बच्चों को भी सिर्फ उतना ही पढ़ा दिया और उनको बस रटवा दिया कि ये ही लिखना है आपको। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते कि उनको अपने मन से वो बेसिक ज्ञान करते। जैसे पहले हिंदी मीडियम में होता था सर कि हमें थोड़ा सा मतलब पाठ का पढ़ा दिया, लेकिन अपन मन से भी कुछ लिख सकते थे, अपन को बाहरी ज्ञान भी होता था। लेकिन अब इंग्लिश मीडियम के कारण और ऑनलाइन पद्धति में सिर्फ इतना है कि हम बस उतना ही लिखते हैं, उससे आगे हम अपने मन का कुछ भी नहीं लिखते, क्योंकि उनको बीच का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटवा दिए जाते हैं और वो पढ़ लेते हैं। एजुकेशन अर्थ शिक्षा या सर शब्दों में सीखना या सिखाना होता है, लेकिन मार्क्स या फिर कैरियर में सिमट के रह गया है। ऑनलाइन पद्धति ने बहुत मायनों में खत्म कर दिया है। दूसरी, अच्छे मार्क्स लाकर विद्यार्थी उच्च पद पर तो पहुंच जाता है, लेकिन उसे जीवन जीने की कला नहीं आ पाती। अपने परिवार, समाज और परंपराओं से दूर होकर उच्च पद पर नौकरी करने जाता है, तो सर वो व्यक्ति रोजगार तो ले लेता, लेकिन उसमें कई गलत आदत भी पड़ जाती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम ये नशा करेंगे, हम वो नशा करेंगे। इससे कहीं कहीं सुख शांति भी मतलब खुद को भी नहीं रहती, उसको मानसिक और घर वालों को भी टेंशन रहता है, और इसमें बहुत से सुसाइड वगैरह के केस भी आने लगे हैं आजकल। मतलब जो लोग अपने आप को मतलब जीवन में सिर्फ उनको पढ़ना एकदम रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, बस वही चीज की टेंशन रहती है, उन्हें बाहर जीने का वो नहीं रहता। और सर आजकल ये आरक्षण आ गया, उसमें भी बहुत सी चीजों की दिक्कत होने लगी है कि एसटी, एससी, ओबीसी वालों को तो मतलब कम मार्क्स में भी उनको उच्च पद मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं रहता उनको। और अपन जनरल वालों को सर इसमें हम ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन अपन के लिए उसके लिए उनको और मेहनत करनी पड़ती है। इससे भी सर बहुत आजकल मतलब हो गई है परेशानी। कहने का तात्पर्य सर ये है कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा की परिभाषा विद्या सा विमुक्ता। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, परंतु वर्तमान शिक्षा ना तो इस जीवन को सुखी बना रही है, ना भविष्य में इसकी कोई परिकल्पना की जा सकती है। कि बच्चे आजकल मोबाइल लेके तो बैठ जाते हैं सर पढ़ने, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को तो अपन सामने बैठ के पढ़ाते, लेकिन बड़े बच्चे क्या कहते हैं, हमारी क्लास चल रही, लेकिन इसका नहीं मालूम कि पढ़ क्या रहे क्लास में। या मम्मी पापा आ रहे हैं तो सामने हमने टीचर की क्लास ज्वाइन कर ली और पीछे से वो उसके पीछे यूट्यूब और कुछ भी चलाते रहते हैं, और क्लास के बहाने घंटों मोबाइल लिए रहेंगे कि हमारी क्लास चल रही, लेकिन पढ़ने का उनका कुछ नहीं रहता। एग्जाम टाइम भी आते तो ऑनलाइन में आजकल ये हो गया कि घर में सीट लाके आपको इतने टाइम के लिए सीट दे रहा है वो कि आप घर से लेके आना है इसको भर के, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता सर। चीटिंग से भी कर सकते हैं वो लोग, जिससे बनता है तो वो तो करते ही हैं, लेकिन जो ना पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनको, उनके लिए अच्छा हो गया कोरोना में कि ये हम तो पास होते ही जा रहे हैं, उनको ज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास बढ़ रही है उनकी। क्योंकि हमारे घर में भी एक दो केस ऐसे हो रहे हैं सर अभी कि जिनको मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि वो 10th पास कर पाएगा, लेकिन कोरोना के कारण उसकी 10th और 12th सब पास हो गई, और उसको ज्ञान इतना सा भी नहीं है, 8th के बच्चे क्या भी नहीं है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। थैंक यू Thank मीना you. जी, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। मैं अब नैन्सी जी को बुलाना चाहती हूँ। नैन्सी जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कि आज का एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और कैरियर ओरिएंटेड हो गया है। इस बात से हम कैरियर ओरिएंटेड से हम ये समझते हैं कि फोकस ऑन वन कैरियर, मतलब हम एक तरफ बस फोकस लगाते हैं कि जैसे हमने अपना चूज किया कि अगर हमको इंजीनियरिंग करना है तो हम सिर्फ इंजीनियरिंग की तरफ ही देखेंगे और उसके अलावा कहीं और नहीं देखेंगे। चाहे तो हम बैंक की तरफ भी देख सकते हैं, रेलवे की तरफ भी देख सकते हैं। आज हमारी जॉब इन साइड में बहुत ज्यादा ही अच्छी मिल रही है, क्योंकि और शिक्षा के आधार पर जो कैरियर रहते हैं वो एक सीरीज के बेसिस पर कर सकते हैं, जो कि हमारी वर्किंग लाइफ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम सशक्त बने और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना और उद्योगियों के लिए तैयार करना होता है। अधिकांश हम फ्रेश आउट के लिए जैसे हम कॉलेज की जो आवश्यकताएं होती है वो पूर्ण नहीं करते हैं। हम एक एग्जांपल ले ले इंडस्ट्री का, तो उधर पर उद्योग विशेषज्ञों का दावा है कि वहां पर एक छात्र भी कोई रोजगार योग्य नहीं बनाना चाहिए।
जब हम कंपनीज में नौकरी के लिए संपर्क करते हैं तो वहां पर हम छात्र को बहुत आश्वासन देते हैं कि बहुत बड़ी तस्वीर, और यहाँ से हम कट जाते हैं। उद्योग में नवीनतम रुझान या विकास के लिए हम अनजान होते हैं। और जैसे इंजीनियरिंग में जब अंतिम वर्ष आता है तो छात्र सार्थक निगम कहते हैं कि मांगों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि शिक्षा प्रणाली आंखों मुखी, तो बच्चों की उन अवधारणाओं की वास्तविक कार्यान्वित से अवगत नहीं कराया जाता है। वे सैद्धांतिक रूप से परीक्षा में पढ़ने और लिखते हैं। जैसे कि हम कंपनी में जब शामिल होते हैं वहां पर प्रशिक्षण जोखिम की कमी का प्रमाण देखते हैं। तो ऐसे में हमारी शिक्षा प्रणाली का ठहरान यह है कि जैसे बच्चे जो रहते हैं वो ज्ञान की कमी के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं। मतलब उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाता, बस किताबी ज्ञान हो जाता है, और जो बाहर की रहती है उधर का कुछ भी नॉलेज नहीं रह जाता है। फिर अगर हम देखें रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सहायक प्रबंधन है महेश जी कहते हैं कि हमें इंजीनियरिंग स्नातक प्राप्त करने में लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल डोमेन जो कि मुख्य परियोजनाओं में पूर्ण कर सकते हैं, और इससे हमें हमेशा प्रशिक्षण के एक समय लेने में बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है, उससे माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। और इंजीनियर के बीच में जो मॉडल विकसित होते हैं वो अत्यधिक पुरस्कृत अनुभव होते हैं और संगठन के लिए विस्तार करते हैं। जय जिनेन्द्र सर जी। बहुत अच्छा बोला थैंक यू जय जिनेन्द्र नैन्सी। सर। बिंदु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए वो नहीं आ सकती हैं। और हाँ मेरी कोई बात नहीं। और कौन है? और सोनम जी का एग्जाम है तो वो नहीं आई है, वो ऐड ही नहीं हुई मेरी ग्रुप से। ठीक है ठीक है, ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो आपका कंप्लीट हो गया टीम 2 का? यस सर। ओके, सो टीम 2 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उनका जो विषय था कि क्या मार्क्स ओरिएंटेड जो हमारी शिक्षण प्रणाली हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम कहते हैं, जस्ट अ मिनट, नैन्सी का वीडियो ऑडियो ऑन ऑफ, ठीक। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सभी ने अपना विचार प्रकट किया, तो यहाँ पर जो है मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। और उसमें काफी सारे लोगों ने यहाँ पर लाइव एग्जांपल भी दिए कि ऐसे भी बच्चे थे कि जो भी है कि उनका नॉलेज नहीं था तो भी वो ये कोरोना के टाइम पे योगा जो भी है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हम प्रभावी शिक्षक बनने जा रहे हैं और प्रभावी शिक्षक की यात्रा में है, तो हमें मार्क से ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि इनका ज्यादा मार्क्स आ रहा है या इनका कम मार्क्स आ रहा है, यानी ये ठोठ है और ये अच्छा है, ये अच्छी बंदी है क्योंकि मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। तो हमें उसमें यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, हमें इसमें ये ध्यान देना है कि काफी सारे मैंने देखे, ध्यान से सुनना आप सभी, काफी सारे मैंने देखे हैं या आपने स्कूल के में आप सभी पढ़े हो, आपकी स्कूल डेज को याद करिए, ठीक है। सोनम जी, शिवांगी जी, रेशु जी, मीनल जी, आयशा जी, अपनी स्कूल डेज को याद करिए कि आपके साथ में थे और मान लीजिए कि उनका मार्क्स कम आ रहा था या वो मार्क्स में पास हो जा रहे थे या ठीक है वो ऊपर चढ़ जा हो रहे थे, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत आगे भी हो सकते, यस और नो। और ऐसे भी है कि जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहा था, मीन्स वो नंबर 1 पोजीशन में थे, तो लाइफ में वो ऐसा भी हो सकता है कि वो डाउन भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि लाइफ में मार्क्स ही महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका करियर। कि मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है मैथ्स बहुत अच्छा नहीं आता, समझ लो आप। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद मैंने अकाउंट लिया, बीकॉम यानी कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया मैंने,
और उसके बाद यहाँ पर मैं सीए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ। कैन यू इमेजिन? मैथ्स मुझे नहीं आती थी, लेकिन मैं अभी जो है कॉमर्स भी किया, अकाउंट भी किया, साथ में सीए स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मास्टर्स जो है उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एमकॉम को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मास्टर ऑफ कॉमर्स। तब देखिए कि मेरा विषय जो है वो इतना पक्का नहीं था बचपन में, या कम मार्क्स आ रहे थे। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें करियर में आगे नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? मैंने काफी सारे ऐसे देखे हैं कि बाहर साइंस में वो फेल हुए थे, आज वो अपने उसी विषय में या उसके और भी साइंस में पीएचडी किया है। कैन यू इमेजिन? यानी उसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्स कम आने से वो करियर नहीं बनेगा दोस्तों, और उसमें ही हमें बैठा रहना नहीं है। तो यहाँ पर एजुकेशन जो है वो करियर ओरिएंटेड, एक मिशन ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं कि मार्क्स। ये मेरा इनपुट इस विषय में था। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। ग्रुप 2 को सभी पार्टिसिपेंट को एक बार जोरदार तालियां। एंड हमें प्रभावी शिक्षक बच्चों को मार्क्स के साथ हमें ये बुरा है, ये अच्छा है, ये होशियार है, ये ठोट है, हमें पास न पास जो है ऐसा हमें टैग नहीं दे। समझ में आ रहा है? हम बच्चों के लिए समान है और सभी बच्चे हमारे लिए समान है। दैट इज आवर इंटेंशन। क्लास में जब भी एंटर होते हैं तो हमारी दृष्टि इस तरीके से होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो वही प्रभावित है। ठीक है, चलिए। तो टीम नंबर 3 के लिए एक बार जोरदार तालियां, और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टीम नंबर 3, ऑल द बेस्ट। आगे आइए। सभी को जय जिनेन। मैं रेशु जैन, ग्रुप 3 से। इसमें मेरे पार्टिसिपेट जो हैं वो शिवांगी जी, सोनम जी, शारिका जी, मानसी जी और सौम्या जी। हमारा आज का टॉपिक है विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए। इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मैं अपने ग्रुप मेंबर कुमारी शिवांगी जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और इस पर अपने विचार रखें। सभी को जय जिनेन। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए शिवांगी जी, आ रही है। हाँ, आ रही है। मेरा टॉपिक ये है आज का विषय कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग दोनों जरूरी है। बच्चों के मन में देश के प्रति प्रेम जागृत हो, इसके लिए हमें शुरुआत तो विद्यालय से ही होती है, कि जिससे तब वो आगे जाकर देश के प्रति जागरूक होते हैं कि हमें देश की रक्षा करनी है। तो इसमें विद्यालय में बच्चों को कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे स्काउट गाइड का नाम बोलते हैं, स्काउट गाइड बच्चों को, जिसमें वो बच्चे, उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, उसको वो राष्ट्रीय पर्व पर पहनते हैं, जिससे वो सैनिक, मतलब जब उस गणवेश को पहनते हैं तो खुद में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम एक सैनिक हैं। उनका कार्य होता है देश की रक्षा करना। वो जब स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, पीटी परेड, उसको वो करते हैं बच्चे। फिर आगे जाकर वो कॉलेजों में आते हैं, वहां उनको ये शिक्षा प्राप्त होती है। फिर आजकल वर्तमान समय में मिलिट्री स्कूल भी हो गई हैं, जिनमें बच्चे शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिनमें ये 2 योजनाएं भी बताई गई हैं, एनएसएस और एनसीसी, जिसमें नेशनल सर्विस स्कीम होती है, ये राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है एनएसएस का कि लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ये सभी लोगों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोगों के बीच जो भेदभाव है उसकी दूरी को दूर करते हैं, और उनका काम होता है कि लोगों में, समाज के लोगों का हित करें और साक्षरता का प्रसार करें। और एनसीसी का काम होता है नेशनल कैडेट कोर। इसमें ये स्कूल और कॉलेजों में जो हमें शिक्षा दी जाती है, जैसे कि बच्चों को भी स्कूल में स्काउट गाइड की शिक्षा दी जाती है, जिससे वो उन्हें पीटी या परेड करवाते हैं, और कई उनके गेम भी होते हैं जिनमें वो अपने स्वयं को सैनिक की भांति महसूस करते हैं कि हम एक सैनिक हैं। तब वो आगे जाकर देश के प्रति, अपने देश के लिए आगे बढ़ते हैं, नए नए काम करते हैं। देश के जो हमारे सैनिक हैं
वहां पर सीमा पर रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इसमें नेशनल कैडेट कोर्स है जो, उसमें स्कूल और कॉलेज में छात्रों को जो शिक्षा दी जाती है उससे वो आगे बढ़कर उसमें देश की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं और हमारी देश की रक्षा करते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग ये भी जरूरी है। विद्यार्थी को शिक्षा तो जरूरी है ही, और जब तक उसके अंदर यह भावना नहीं आएगी कि मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, तब वह इस कार्य को नहीं कर सकता। तो इसकी शुरुआत हमें विद्यालय से ही होती है। ठीक, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी जी। मैं नेक्स्ट कैंडिडेट के रूप में सोनम जी कोतमा को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार रखें। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि शिक्षा, विद्यार्थी के शिक्षा जीवन में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य होना चाहिए कि स्वैच्छिक होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा है कि हमारा जो देश है भारत, वह विश्व के प्रभावशील देशों में से एक है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे देश का संबंध तनावपूर्ण बना रहता है। तो ये तनावपूर्ण संबंध को देखने से हमें ये सोचने में मजबूर होता है कि यदि हमारे भारत की पूरी जनता सैनिक प्रशिक्षण ले तो कोई भी पड़ोसी देश हो तो वह युद्ध करने के लिए 4 बार सोचेगी। और साथ में सिर्फ ये प्रशिक्षण सिर्फ युद्ध के टाइम ही नहीं, हमारे देश में कोई भी इमरजेंसी टाइम, जैसे कि कभी बाढ़ आती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, और युद्ध के टाइम, इन सब टाइम में हमारे पास बहुत साधन होंगे। ये जो विद्यार्थी ये ट्रेनिंग लेंगे वह अपनी मदद तो करेंगे ही, अपनी रक्षा तो करेंगे, और साथ में जरूरतमंदों की भी रक्षा कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाएगा, उनके अंदर अच्छे बदलाव लाएगा। सैन्य प्रशिक्षण लोगों को विनम्र और अनुशासित बनाता है, इससे देशभक्ति की भावना प्रेरित होती है। सैन्य प्रशिक्षण समानता को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों के लोगों को एक ही तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। और साथ में मेरा मानना है कि यदि सैन्य प्रशिक्षण छात्रों, मतलब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी मिले तो ये बालिकाओं के लिए एक बहुत अच्छा साधन रहेगा। जैसे आज हमारे देश में बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही है, तो यदि बालिकाएं इस ट्रेनिंग से प्रशिक्षित होती हैं तो वे अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं, और ये जो छेड़खानी जैसे केस हमेशा आते हैं, इसमें कमी आएगी। और यदि भारत की युवा सैन्य प्रशिक्षित होंगी तो वह बिना शस्त्र के ही अपनी रक्षा करेंगी और साथ में जरूरतमंदों की भी रक्षा करेंगी। इस प्रकार मेरा मानना है कि सैन्य प्रशिक्षण का तात्पर्य सिर्फ हाथ में शस्त्र से नहीं है कि सिर्फ शस्त्र लेके ही अपनी रक्षा की जा सके। इसमें शस्त्र चलाना तो सिखाते ही है, साथ में बिना शस्त्र के भी कैसे अपन अपनी रक्षा कर सकते हैं वह भी सिखाता है। इसका एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कि हमारी दीदी की लड़की है, वह प्रतिभा स्थिली में पढ़ रही है। तो प्रतिभा स्थिली में साथ वहां पे डोंगरगढ़ में प्रतिभा स्थिली में साथ में वहीं पास में ही उनका एक आर्मी पार्क भी है। तो उस आर्मी पार्क में उन लोगों को लेके जाया जाता है। इस बार हम भी गए थे तो आर्मी पार्क देखे, तो वहां पे जो कौशल सिखाए जाते हैं तो वो इतनी छोटी है फिर भी वो सब अच्छे से कर लेती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं पता क्या हम कैसे करेंगे। तो उसको देखो तो वो ऐसे ऐसे कौशल सीखी है कि आज अपन देखो तो अपन को भी लगता है कि काश हमें भी सीखने मिले। और साथ में इससे सिर्फ शारीरिक मजबूती तो आती है और साथ में भावनात्मक रूप से भी हमें मजबूती मिलती है। इस तरह हमारी सोच है कि ये जो सैन्य प्रशिक्षण है ये कंपलसरी होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो ये प्रशिक्षण लेने के लिए सक्षम हो। धन्यवाद सभी को। वेरी गुड सोनम जी, बहुत बढ़िया। यस, धन्यवाद सोनम जी। अब नेक्स्ट कैंडिडेट के रूप में मैं सारिका जी अमरमऊ को आमंत्रित करती हूँ, वो अपने विचार रखें। सभी को जय श्री।
मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा विचार यह है कि विद्यार्थी जीवन में मिलिट्री ट्रेनिंग ऑप्शनल होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनमें से सबकी अलग-अलग क्षेत्र में रुचि होती है। किसी की मिलिट्री ट्रेनिंग में होती है, किसी की अदर लाइन में होती है, तो इसको ऑप्शनल रखना ही ठीक होगा। ओके। क्योंकि यदि किसी विद्यार्थी का मन नहीं है इस ट्रेनिंग लेने का और उनको जबरदस्ती ट्रेनिंग दी जाए तो उनको बोझ लगने लगता है, और यदि ये ट्रेनिंग दे भी दें उनको लेकिन वो प्रैक्टिस ना करें समय के साथ, तो उनको ट्रेनिंग देना ना देना बराबर ही है। मतलब समय के साथ वो कौशल भूल जाएंगे ना। और जिन विद्यार्थी को ट्रेनिंग मजबूरी में दी जाती है और जब ऐसा कोई चांस आता है कि जब हमें उसकी नीड होती है कि जिन स्टूडेंट ने ये सारी चीजें सीखी है वो आगे आकर प्रेजेंट करे, तो वो स्टूडेंट अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, बजाय उनके जिनको ट्रेनिंग ना भी दी हो लेकिन उनके अंदर उत्साह है सीखने का, उनकी इस क्षेत्र में रुचि है, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। कुछ लोगों के अंदर इतनी मतलब ताकत नहीं होती है इतनी कठिन प्रशिक्षण लेने की और उनमें भाग लेने की, क्योंकि ये शारीरिक रूप से एक प्रकार से चुनौती होती है। ओके। तो इसमें है ना कुछ स्टूडेंट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उनके अंदर यही चलता रहता है कि अब ये ट्रेनिंग होगी अब हमसे ये नहीं आएगा। तो मतलब इसलिए पढ़ाई के साथ रखना जरूरी है हर एक चीज, बाकी ऑप्शनल होनी चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद सारिका जी। चीन और पाकिस्तान के देशपूर्ण व्यवहार ने यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि प्रत्येक भारत के विद्यार्थी को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्र का सैनिकीकरण करना बहुत आवश्यक हो गया है। यदि हमारे बीच में कुमारी मानसी जी और सौम्या जी उपस्थित हो तो वो अपने विचार रखना चाहती है, तो फिर वो अनम्यूट करें। सभी को जय जिनेंद्र, थोड़ी आवाज लाउड करिए मानसी जी। जैसे आज का हमारा टॉपिक है विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग को अनिवार्य करनी चाहिए, क्योंकि सैनिक शिक्षा कई दृष्टियों से उपयोगी होती है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इससे लोगों में अनुशासन होता है, इससे सेवा, त्याग, बलिदान और निष्ठा जैसे महान गुणों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर देश को विदेशी हमलों से बचाने के लिए प्रशिक्षित सैनिक उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हम सभी क्योंकि सभी अंदर जो भी राष्ट्र के प्रति हित की भावना होनी चाहिए। स्कूल में अगर हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी भी सीखे, और अगर बच्चों को हम राष्ट्र के प्रति प्रेरित करते तो उनकी कर्तव्य भी वो सीखेंगे। अगर बच्चों को छोटे से हम ये सिखाएंगे कि हमारे देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, तो वो आगे चल के हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ हमें देश के प्रति भी बच्चों को कुछ सिखाना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारे एजुकेशन के साथ साथ हमारे बच्चे देश के लिए भी कुछ करें। आज के टाइमिंग पे एजुकेशन के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग, हर चीज में बच्चे आगे हैं, लेकिन सैनिक के लिए बहुत सारे लोग पीछे जाते हैं, क्योंकि कई लोगों के पेरेंट्स मना कर देते कि नहीं हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, तो किसी का कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन सभी को आगे आना चाहिए जिससे हमारे जो देश में सैनिकीकरण है वो भी अच्छा होगा, और जो भी युद्ध वगैरह होते रहते हैं उसमें भी हमारा देश आगे रहेगा, हमारे देश कभी हार नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। सभी के विचार सुनने के बाद मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग को अनिवार्य नहीं करना चाहिए, यह ऑप्शनल होनी चाहिए। लेकिन हम सभी प्रभावी शिक्षक को यह कोशिश करनी चाहिए कि विद्यालय से ही सभी विद्यार्थी के मन में राष्ट्र भावना को जगाना। विद्यालय में तो सभी विद्यार्थी राष्ट्र के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन कॉलेज तक आते उदासीनता आ जाती है। शिक्षकों की कोशिश होनी चाहिए कि विद्यार्थी को प्रेरित करें
उन्हें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें शामिल हो सके, जिससे हमारे राष्ट्र का सैनिकीकरण हो सके। मेरी टीम ग्रुप 3 का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी मदद से मैं ये सभी संभव कर पाई हूँ, क्योंकि सर मेरा कल एग्जाम है और मैं इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई। ओके, गुड, थैंक यू रेशु जी। एंड टीम नंबर 3 के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और सभी ने उपस्थित होकर अपनी शेयरिंग की है, वो बहुत बढ़िया। और टीम 3 की ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट हाजिर थे और उन्होंने अपनी शेयरिंग की, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। सो रिशु जी, ऑल द बेस्ट, आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपके कमिटमेंट को भी हम दाद देते हैं एंड थैंक यू। थैंक यू सर। यहाँ पर यस, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आप सभी को कि जो शिक्षा में जो है वो आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। कि आर्मी की ट्रेनिंग मान लीजिए कि हो ना हो, लेकिन बच्चों में क्या गुण होने चाहिए उसमें से। तो यहाँ पर जो है अनुशासन, यहाँ पर जो है देश गौरव, ये जो है ये गुण बच्चों में लाना है। मुझे लगता है कि जैसे हम शिक्षक हैं, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी अभी आएगी, तो उसमें ही राष्ट्र भावना, उसमें ही देश प्रेम जगना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 26 जनवरी या 15 अगस्त को या हम कहते हैं कि 2 अक्टूबर को ही देश प्रेम जगना नहीं चाहिए। वो तो 365 डेज 24 आवर 24/7 आवर्स ये हमारी राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम हमें छलकनी चाहिए। तो यहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग हो या ना हो, लेकिन जब भी कि कोई मुसीबत की आन आ पड़े, तो हम सभी आगे आके हमारी देश को हम बचाए और देश के प्रति हम बलिदान की भावना, त्याग की भावना करें और उसको सार्थकता करें, ये बात है। यहाँ पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि यूट्यूब में आप देखना, यूट्यूब चैनल में जितने भी अमर हो चुके हैं और जितने भी उन्होंने यहाँ पर मैं नाम भूल गया, लेकिन मेरे पास एक बुक है जिसमें सभी जितने आर्मी है, आर्मी के ऑफिसर्स है, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनको जो मेडल मिला, ठीक है ना, वो मेडल की बुक्स मेरे मेरे पास है। शायद मैं अभी देखूंगा कि है कि नहीं, किस तरीके से, अभी मैं बताऊंगा आपको। वो बच्चों को पढ़ाना, उसकी स्टोरीज आपको कहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे तो वो पुस्तक में ही ऐसे नॉलेज एज ए एग्जाम वो रट लेते हैं या ध्यान में होता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे का जो बलिदान है, उसके पीछे का जो त्याग है, उसके पीछे का जो देश प्रेम है, देश गौरव है, वो छलकना चाहिए और ये हमें करना है, ठीक है ना। तो ये यही काफी सारी स्टोरीज आप मान लीजिए कि आपके क्लास से पहले 2 मिनट या 3 मिनट थोड़ी आप बात करें, या 2-3 क्लास में ये थोड़ी एक बात करें, तो यही है हमारी देश की भावना और ये बच्चों में हमें करना है, ठीक है ना। काफी सारे मैं देख सकता हूँ कि वो फ्यूचर में बड़े होके वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, उसमें पढ़ते हैं या उसमें उसके हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये कि मेरे देश की मिट्टी है। और आपने देखा होगा काफी सारी पिक्चर है, स्वदेश फिल्म है, तो स्वदेश फिल्म में आप देखिए कि यही राष्ट्र भावना है, यही राष्ट्र प्रेम है कि जिसमें वो हीरो था, वो वापस आया फॉरेन में जाके और देश के लिए कुछ किया। मुझे लगता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो ध्वजवंदन करते हैं ना, उसके समकक्ष ये बात है, ये कार्य है और ये बच्चों में हमें करना है, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा रिमार्क था आप सबके लिए, और लेकिन आपने सबने बहुत अच्छे से बोला। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टीम 4 को तो आगे आए और अपनी बात करें, थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सर। आज का हमारे ग्रुप 4 का विषय है, क्या हर बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। तो हाँ, हर बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। अगर उसे प्रेम और सम्मान नहीं मिलेगा तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता, जन्म से लेकर उसे
उसकी मृत्यु तक उसे प्रेम और मृत्यु तक तो नहीं, लेकिन वो जहाँ तक आगे बढ़ना चाहता है वहां तक उसे प्रेम और सम्मान की आवश्यकता होती है। जब से वो घर में रहता है तब से माँ बाप से लेकर उसे प्रेम और सम्मान दिया जाता है। तो मैं अपने प्रथम पार्टिसिपेट के रूप में इनवाइट करती हूँ शिखाजन सतगुआ को। हाय क्यूटी। सभी को जय जिनेंद्र। सर कनेक्ट नहीं है सर से। सर आवाज नहीं आ रही क्या? जय जिनेंद्र, आपकी आवाज आ रही है। आ रही। वो भी सुन रही है, सर बच्ची भी सुन रही है। हाँ जी सर बहुत क्यूट है। जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, हर एक बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो दिल से बच्चों से कनेक्ट कर सके और सभी बच्चों को एक समान प्रेम और सम्मान दे, ना कि वो गरीब अमीर छोटे बड़े का भेद रखे। बच्चे कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, हम जिस आकार में उनको ढालेंगे वो वही बनेंगे। हम बच्चों को प्रेम और सम्मान देंगे तभी तो वह हमें प्रेम और सम्मान देना सीखेंगे। प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया गया कार्य, किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। बच्चे बगीचे में कलियों की तरह हैं और उनका ध्यान से प्यार से लालन पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के भविष्य भी हैं और कल के नागरिक भी हैं। हमारे समाज में लड़का लड़की से भेदभाव किया जाता है। हमें एक अच्छे शिक्षक होने के नाते इस रूढ़िबद्धता परंपरा को तोड़ना है और लोगों को यह समझाना है कि हर बच्चा खास होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने बच्चों को नहीं बना सकते, हमें उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जैसे उन्हें ईश्वर ने बनाया है। हर बच्चे के पास कोई ना कोई गुण अवश्य होता है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। सर मैं 4 लाइन कविता की ओर बोलना चाहूंगी। बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करिए। बच्चों की जिज्ञासा गहरी होती है, उसे शांत करिए। बच्चों का दुख तीव्र होता है, उन्हें प्यार दीजिए। बच्चों का दिल कोमल होता है, उन्हें सम्मान दीजिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू। अब मैं आगे बुलाना चाहती हूँ रिया जैन अमरमो। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है हर एक बच्चे को प्रेम व सम्मान के साथ देखना। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे किसी भी कैसे भी हो, कमजोर हो, लेकिन उनके माता पिता उतना ही प्रेम देते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है, सब बच्चे उसकी हंसी मजाक बनाते हैं, लेकिन जैसे कि वह खुद को कमजोर समझ रखता है, वह पढ़ाई में कमजोर होता है, लेकिन और सब चीजों में किसी कला में वो निखरता है। और जैसे कि खेल में, गाने बजाने में, किसी भी चीज में अच्छा होता है। बच्चों को हमें डांटना नहीं चाहिए, जितना वह डांट से बात मानते हैं उतना ही जितना वह डांट से बात नहीं मानते उससे अच्छा प्रेम से बात मानते हैं। हमें बच्चों को प्रेम से समझाना चाहिए और माता पिता को भी यही करना चाहिए कि बच्चों को डांट से नहीं प्रेम से समझाना चाहिए। बच्चे प्रेम से जो काम करते हैं वह डांट से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वह अपनी कला दिखाते हैं, बच्चों में बहुत सी कलाएं होती हैं, वो अगर पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनमें कोई ना कोई कला जरूर होती है, हमें उस कला को निखारना चाहिए।
और उन बच्चों को सम्मान के साथ और उनकी कला को स्वीकार करना चाहिए। और हमें माता पिता को उनकी कला के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए हमें किसी भी बच्चे का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, बच्चे को प्रेम करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत Very good. धन्यवाद रिया जी। अब मैं अगले प्रतियोगी के रूप में इनवाइट करना चाहती हूँ करुणा जी को। जय दिन सभी को। जय दिन सर। जय जिनेंद्र। हमारा आज का टॉपिक है हर एक बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। तो इस पर मेरे कुछ विचार हैं। प्रेम और सम्मान ये वो शब्द हैं जिन पर हमारा जीवन टिका हुआ है। इसके बिना हमारा जीवन आगे नहीं चल सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को प्रेम या सम्मान दो तो हमें भी उससे उतना ही प्रेम और सम्मान मिलता है। अगर अपन किसी को भी, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी, अगर उसको अपन प्रेम देंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उसको समझाएंगे, सब चीज करेंगे, तो वो भी अपन को पैसे बदले में देता है। तो इसलिए हर एक बच्चे को प्रेम और सम्मान जरूरी होता है। और बात रही बच्चों की, जो कि एक कोरे कागज, मतलब एक जो प्लेन कागज रहता है, स्लेट की तरह होते हैं। यदि उनके जीवन में प्रारंभ से ही प्रेम और सम्मान भर दिया जाए तो उनका जीवन हरदम ऐसे ही महकता रहता है। बालक को सबसे पहले अपनी माँ से प्रेम मिलता है और उससे उन्हीं से सीख मिलती है, और फिर बाद में पिता और पूरे परिवार व अन्य लोगों से भी मिलती है। ऐसा होना भी जरूरी, ऐसा होगा भी चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा प्रेम और सम्मान के योग्य है। हमें प्रत्येक बच्चे को विशेष रूप से देखना चाहिए और समान रूप से उनको समान रूप से भी देखना चाहिए और उनकी विशेषताओं को निखारना चाहिए। और इन्हें यदि प्रेम व सम्मान से सींचा जाए तो यह बालक रूपी बेल थोड़ा प्रेम व सम्मान का सहारा पाकर स्वतः अपने जीवन ही आगे बढ़ती जाती है। और कहते भी हैं कि माली का संघर्ष प्राप्त कर लता वृक्ष पर चढ़ जाती है, फिर तो वह अपने ही आप आगे बढ़ती जाती है। जीवन की वृद्धि और विकास के लिए भी प्रेम व सम्मान आवश्यक है। और शायद ऐसी भाषा और ऐसे ही चिन्ह के माध्यम से हम हर किसी को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं। मतलब चाहे पढ़ा लिखा हो कोई, चाहे अनपढ़ हो, हर कोई को अपन प्रेम की भाषा से समझा सकते हैं। प्रेम और सम्मान वह सुगंध है जो जीवन में जितना फैलती है उतना ही जीवन में महकने लगती है। मात्र अपना ही नहीं, दूसरों का भी जीवन महका देती है। और बच्चों का स्कूल अगर बोले शुरू होता है और वो ही सबसे पहले उसको सिखाती है। तो बच्चों का प्रारंभिक समय जो दुनिया में आकर रहना संभलना सीखता है, वह एकमात्र माँ ही होती है और माँ और उनके परिवार वाले होते हैं। और सम्मान के सहारे ही संभव होता है। यह एक ऐसी साइन लैंग्वेज या कहें अनुभव गम फीलिंग होती है जिसे प्राप्त कर प्रत्येक प्राणी अपने को धन्य समझता है। बच्चे भी अधिकतर देखकर कार्य करके सीखते हैं। यदि हम उन्हें कोई बात प्रेम या सम्मान से समझाएं तो वो जल्दी सीखते हैं। और अगर अपन प्रेम या सम्मान से उनको नहीं सिखाएं तो वो ये होता है उनके साथ में कि वो और ज्यादा पत्थर जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल और पत्थर जैसे हो जाते हैं, एकदम कड़क हो जाते हैं। मतलब ये होता है उनके साथ में कि उनमें और बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। अगर उनको प्रेम से नहीं समझाएंगे, प्रेम से नहीं बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, तो वो भी और वैसे ही हो जाते हैं और झुलस जाने लगते हैं वो अपने ऊपर ही। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं बहुत सी बार कि मैंने स्कूल लिया है जो, तो वो छोटे बच्चे ही रहते थे, प्राइमरी वाले ही बच्चे। तो अगर उनको अपन प्यार से टैकल करते हैं तो वो हर चीज कर देते हैं। अगर अपन ने उनको थोड़ा भी गुस्सा किया तो वो बोलते हैं कि अब हमें करना ही नहीं है, वो और फिर जिद पकड़ लेते हैं। इसलिए ये है कि उनको प्यार से टैकल करो। अगर अपन उनको प्यार से, उन्होंने बोला नहीं मैं तो अभी नहीं खाऊंगा, मुझे तो आप ही खिलाओगी तभी खाऊंगा, तो कोई बात नहीं, उनको बैठा लो अपने पास, उनको खिलाओ, वो अपने आप समझते हैं। और अगर बार बार उनको चिल्लाओगे, मारोगे, कुछ भी करोगे तो फिर वो इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, बोलते हैं क्या करोगे, मारना ही तो और मार दो, कोई बात नहीं हमें। तो ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि होते हैं कोई बच्चे ऐसे, बोलते हैं क्या नहीं, कुछ नहीं मैम, आपको मारना ही तो और दो और मार लेना हमारी तरफ से।
ऐसे बच्चे मैंने बहुत से देखे हैं, मेरे इधर ही कुछ ऐसे हैं कि उनकी मम्मी लोग ने मतलब ऐसा किया ना, जो पेरेंट्स रहते हैं कि ये कुछ काम नहीं करता है तो उनने फिर चिल्ला दिया, फिर गुस्सा कर दिया, तो अब अपन लोग चिल्लाते या गुस्सा करते हैं तो वो तो और इतने वो ज्यादा हो जाते हैं कि वो सुनते ही नहीं फिर अपनी। तो जब मम्मी पापा ने पहले से ही बिगाड़ दिया इतना, तो इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। और इसलिए सबसे पहले ये है कि प्रेम और सम्मान से ही हर बच्चे के लिए टैकल करो और हर के लिए समझाओ। आप ही बता रहे थे कि छोटी सी गुड़िया है आपकी जो, तो उसके लिए अगर आप बोलो ना उसको कि अब आओ, आप कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही है, तो उसको कितना अच्छा लगता है। ऐसे हमारे इधर भी उसको छोटी गुड़िया है जो, उसको बोलो तो वो मतलब अलग से स्माइल देती है और अच्छे से वो करती भी है सब काम। अगर उसको गुस्सा करोगे तो वो फिर वो कुछ नहीं करती है काम। तो अच्छे प्यार से बोलोगे तो सब कुछ कर देती है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। अब मैं अगले पार्टिसिपेट के रूप में नेहा जी को बुलाना चाहती हूँ। नेहा जी। सभी को सादर जय स्नेह। हमारा विषय है हर एक बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। बच्चे हो या बूढ़े, प्रेम और सम्मान की सभी को जरूरत होती है। फिर भी यदि हम बच्चों को प्रेम और सम्मान देंगे तो वो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव रहेंगे हमेशा अपने कार्य के लिए। और यदि हम उन्हें प्रेम या सम्मान से नहीं बोलेंगे तो उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ या कुछ भी, वो अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमें सभी बच्चों को प्रेम और सम्मान देना चाहिए जिससे वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। और क्योंकि यदि हम बच्चों को प्रेम और सम्मान देंगे तो वो हमें भी वैसे ही प्रेम और सम्मान देंगे। और हमें बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे विकलांग हो या पारिवारिक स्थिति सही ना हो, कमजोर हो पढ़ाई में, हमें सबके लिए समान रूप से प्रेम और सम्मान देना चाहिए। क्योंकि आज के ही बच्चे कल का भविष्य बनेंगे। जैसा हम उनके साथ बर्ताव करेंगे वैसे ही वो कल बनेंगे। जय स्नेह। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। अब अगले पार्टिसिपेट के रूप में मैं नियति जैन को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर नियति जैन है नहीं है शायद। ओके, कोई बात नहीं। अब मैं बोल सकती हूँ? हाँ प्लीज प्लीज। तो आज का हमारा विषय है प्रेम और सम्मान। तो मैं प्रेम और सम्मान की ये है कि हर बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है या नहीं। तो मैं अपने विचार रख रही हूँ कि हर बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। जब से बच्चा दुनिया में आता है तब से लेकर उसे आगे बढ़ने तक, बड़ी होने तक उसे प्रेम या सम्मान की आवश्यकता होती है। माता पिता या परिवार वाले बच्चे को प्रेम के साथ साथ सम्मान भी देते हैं, तभी बच्चा आगे बढ़ पाता है। ये नहीं कि हर वक्त उसे डांटते रहे। ये भी हो सकता है कि उसे हम अगर प्रेम या सम्मान से समझाएंगे तो वो उस गलती को सुधार सकता है। और अगर हम वही करते रहे कि उसकी गलती पर हमेशा उसे डांटते रहेंगे तो ये भी हो सकता है कि वो गलती भी नहीं सुधारेगा और बिगड़ भी जाएगा। तो और फिर जन्म से लेकर बच्चे को हर प्रेम या सम्मान से रखा जाता है, उसे संभाला जाता है। वो आपको ही देखकर सब कुछ करता है कि हमारी मम्मी ये कर रही है, पापा ये कर रहे हैं, तो हम भी आगे चलकर यही करेंगे। और अब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो स्कूल में आता है। तो अगर शिक्षक उसे प्रेम से समझाएंगे तो बच्चा मन लगाकर पढ़ेगा भी और उसे अच्छे से समझ भी आएगा। और शिक्षक अगर कमजोर या होशियार बच्चों में भेदभाव करता है, जैसे होशियार बच्चों को अधिक प्रेम या सम्मान देता है, तो उससे भी जो कमजोर बच्चे हैं उनके मनोबल में कमी आती है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमें सम्मान नहीं मिल रहा तो हमें और नहीं पढ़ाई करनी है, या उसके मनोबल में कमी आती है। तो हमें बच्चों में हमेशा समानता रखनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि होशियार बच्चों को मतलब ज्यादा सम्मान और प्रेम दें
और कमजोर बच्चों को कम नहीं कि ये थोड़ी ना पढ़ता है, इसको क्यों बुलाएंगे, इसको खड़ा भी नहीं करना है, ये थोड़ी ना याद करेगा, होमवर्क भी नहीं देना है, ये शिक्षक के मन में भावना आ जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और बच्चों को हमेशा प्रेम और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम जैसा देंगे हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम हर बच्चे को सम्मान देंगे तो वो हमें भी देगा, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। वो हमसे ही सीखते हैं कि हमें कैसा करना है, कि हमारी टीचर हमें इस बच्चे को सम्मान दे रही है, वो टीचर होके भी मतलब शिक्षक होके भी बच्चों को सम्मान दे रहे हैं, तो हमें भी शिक्षक को सम्मान देना चाहिए। अतः हमें बच्चों को प्रेम और सम्मान देना चाहिए, उन्हें हमेशा डांटना नहीं चाहिए। चाहे बच्चा छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, हमें हमेशा उसे सम्मान देना चाहिए, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। बच्चा तो एक निर्जीव वस्तु के समान होता है। अगर शिक्षक या माता पिता उसे उठाकर जैसे कोई निर्जीव वस्तु है तो उसे उठाकर नहीं रखेंगे तो वो उठकर खड़ा नहीं हो पाएगा या फिर कहीं रख नहीं पाएगी वो निर्जीव वस्तु। उसी प्रकार हर एक बच्चा होता है कि जब उसके माता पिता या शिक्षक उसे कुछ सिखाएंगे नहीं तो वो आगे नहीं सीख पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। अतः मैं आगे यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे प्रभावकारी भाषा या दवा है तो वह है प्रेम और सम्मान। इसलिए हर एक बच्चा प्रेम और सम्मान के लायक है। सर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ और सब ग्रुप 4 के बच्चों ने मतलब शिक्षकों ने बहुत अच्छा बोला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू ग्रुप 4 के लिए और सभी के लिए एक बार सर जोरदार मेरी यहाँ तालियां होनी लाइट चाहिए। नहीं है तो Ready? मैंने बंद कर रखी है वीडियो। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के सभी हमारे प्रभावी शिक्षकों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया और आप सभी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सबका वीडियो ऑन हो ताकि हमारा जो क्लोजिंग रिमार्क है वो बहुत अच्छे से हो और सबकी स्माइल, उसके बाद जो भी आपने मेहनत की है, जो भी एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन किया है, जो भी आपने किया है उस सबको मैं अप्रिशिएट कर सकूं, क्योंकि बच्चों के साथ हम भी सम्मान के भूखे होते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। क्योंकि जिस तरीके से हमें वो खाने की भूख लगती है ना, तो सम्मान की भी भूख होती है। यस और नो? तो सम्मान सबको चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें बाकात है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कल ही मेरी बेटी का फर्स्ट सर्टिफिकेट है और उसकी टोपी है, ये डिग्री की। यानी 1 साल के अंदर उनका एक फर्स्ट सर्टिफिकेट वो हो गया है। और ये टोपी पहन के, ये कैप पहन के वो कल जाएगी मेरी बेटी और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप देखिए कि छोटी है अभी, एक साल 1 महीने की है और वो भी अपने सर्टिफिकेट से कितनी खुश होगी और छोटी होने से कितना फाउंडेशन वो होगा प्रिंसिपल की। मुझे गौरव है, मुझे अपने आप पर गौरव है, मेरे माता पिता के ऊपर गौरव है और हम दोनों एज ए पेरेंट्स जाने वाले हैं। मेरी माता जी आने वाली है और मेरी बिटिया भी उसमें आएंगी और वो स्पीच में जो महाराज है हमारे उनको सर्टिफिकेट देंगे और इसकी कैप पहनते जाएंगे। आप देखिए, और ऐसे काफी सारे बच्चे वो आएंगे, 1-1 साल के, 1.5-1.5 साल के। तो देखिए ये गौरव की बात है, ये सम्मान की बात है। आप देखिए ये छोटी है, छोटा है, तब से वो फाउंडेशन हो रहा है। मैं मेरी बात करूं तो मैं कॉलेज में था तब वो मुझे सर्टिफिकेट या अवार्ड्स पीछे काफी सारे हैं, तो वो कॉलेज में था उसके बाद मिलने की शुरुआत हुई। ये मेरी बेटी है, वो 1 साल की है, तब से वो शुरू होगा, है ना? तो यस, मानसी जी ने कहा कि वीडियो बनाकर भेज देना। डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा, शेयर करूंगा। ओके, जब भी मुझे उसमें मौका मिले और मैं उसमें कर दूं। तो थैंक यू ऑल फॉर योर विशेस एंड ग्रीटिंग्स। एंड तो मैं मेरी बेटी को ये ग्रीटिंग्स दूंगा कि हमारे जो ग्रुप जो आपने सुना था बेटा, वो प्रभावी शिक्षकों ने आपको ग्रीटिंग किया है। ठीक है, तो ये था। तो आत्मसम्मान या सम्मान सबको चाहिए और सबकी उसकी भूख है और सबको देना है ना? तो ये बहुत जरूरी है। और साथ में मैंने कहा था कि आर्मी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसमें मैंने कहा था कि एक बुक है जिसमें जो आर्मी के जो जवान थे, वो जो उनकी जो उनका ये हो गया, अमर हो गए, तो ये उनकी बुक है, गुजराती में है लेकिन उसको कहते हैं परमवीर चक्र। क्या कहते हैं उसको?
परमवीर चक्र। तो अब आप देखिए कि ये जो बच्चे को जब हम ऐसी कहानी हम सुनाते हैं, वो स्टोरीज का मोरल सुनाते हैं, तो कितना जबरदस्त उनके अंदर इम्पैक्ट होता है, देश के प्रति वो कितना ये भाव होता है। आप देख सकते हैं कि ये परमवीर चक्र, जितने भी सोल्जर से 21 सोल्जर है जिनको परमवीर चक्र मिला है। तो ये सारी स्टोरीज जो है उसमें है कि 21 परमवीर चक्र मिला है, लेकिन उसके पास पीछे की स्टोरी क्या है, उसके पीछे का सत्य क्या है, तो सत्य कथा उसमें दी गई है। आप देखोगे जब हम रीड करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये बच्चों को हमें अपने कक्षा के बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को ये देना है, और यही शिक्षा है। तो ये डिबेट करवाने का मौका यही था कि सत्य विचार को एक साथ मिलकर, एक साथ जोड़कर हम कैसे अपने उज्जवल भविष्य को और भी निखारें, अपने आप को निखारें और हमारे विचारों को समृद्ध करें, स्ट्रॉन्ग करें। यही डिबेट का हमारा इंटेंशन था, और आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। आज मैं देख सकता हूँ कि एक दो लोग जो है वो बहुत दिनों के बाद चेहरे दिख रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मंजुला जी का एक बार फोन आया था मुझे ये सेशन से पहले कि सर ये 17वां वेबिनार हमारा आ गया, 17th वेबिनार आ गया सर, पता ही नहीं चला। और सर मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने ऑडियो भी भेजा था कि सर पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे उसमें आ गई, नियत कार्य कैसे करूंगी, कैसे टाइम निकालूंगी, पहले ऐसा लगता था। लेकिन जब बीच से वो स्टार्ट किया तब उनको ऐसा लगा कि अरे तो मजा आ रहा है, ये तो मैं समय दे पा रही हूँ, समय निकाल रही हूँ, बहुत बढ़िया है। तो अभी सर क्या, मुझे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि 17वें वेबिनार के बाद क्या सर, सर ये बंद हो जाएगा, सर ये हम कुछ नहीं अभी हो गया, कोई वेबिनार नहीं होगा। तो मैंने कहा कि अभी क्लोजिंग सेरेमनी होगा, तो नेक्स्ट हमारा जो फ्राइडे है वो क्लोजिंग सेरेमनी होगा, और उसमें जिन्होंने भी हमारा रेगुलर जो है अटेंडेंस है उनकी ऑलमोस्ट हमारा क्राइटेरिया है 80%। सो 80% हमारा अटेंडेंस, और जो नियत का उनको सर्टिफिकेट वहाँ पे दिया जाएगा। यानी जिनका नहीं है, 80% से बिलो है, ठीक है ना, वो प्लीज उनको भी आना है, उनको भी हाजिर होना है, और उनको भी एक मौका दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो भी हमारे ग्रुप होंगे या जो भी ऐसा कुछ होगा, तो उनको मौका दिया जाएगा कि वो अटेंड करें और अपना सर्टिफिकेट उसमें लें, ठीक है। तो आप सभी को क्लोजिंग सेरेमनी में आना है, और क्लोजिंग सेरेमनी में हम सबको अप्रिशिएट करेंगे, उनको अभिनंदन देंगे, और साथ में जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो हमारा समर्पण दो है वो संपन्न अच्छे से करेंगे। तो सबको आना है, और ये भी आप कहिएगा कि आपके परिवार के साथ भी अपने वो जूम की स्क्रीन में बैठे, आपको अप्रिशिएट करें, आपको अभिनंदन दे, वो इस तरीके से हमें आना है। और उसमें भी क्लोजिंग कार्यक्रम का हमें अच्छे से आयोजन करना है, उसमें भी 4-5 लोगों का शेयरिंग होगा, ठीक है। तो उसमें भी किसको जिसको नाम लिखाना है अपनी शेयरिंग के लिए 1-1 2-2 मिनट मिलेगी, तो 5 लोग हम मिल लेने वाले हैं, तो उसमें भी किसी को शेयर करना है। क्लोजिंग सेरेमनी हमारे गेस्ट भी बाहर से आएंगे, विजय जैन सर होंगे, कमल सर होंगे, जवाहर सर होंगे, जेएसएस के प्रतिनिधि होंगे, आप सभी होंगे, आपके परिवार भी आ सकते, इनवाइटेड है, मैं होऊंगा, सभी होंगे, और आप सबको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और ये प्रमाण पत्र जो है, मैंने कहा कि ये क्राइटेरिया हमारा था, जो भी उसमें होंगे उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, और जो नहीं आ रहे हैं वो भी उनको निराश नहीं होना है। आपको भी एक मौका नेक्स्ट दिया जाएगा कंप्लीट करने का। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा। क्लोजिंग सेरेमनी है नेक्स्ट फ्राइडे, तो उसमें मैं आप किसी को भी 5 लोगों को हम शेयरिंग करने का मौका देंगे। तो फर्स्ट काउंट फर्स्ट बेसिस इनको भी ये चाहिए, तो आप मुझे बता देना। और साथ में एक जो है पीपीटी के साथ प्रेजेंट करेंगे कि जो हमने ये 17वां वेबिनार या 18 वेबिनार किए, उसमें क्या क्या हमने किया, क्या क्या सीखा हमने, कौन सी पिक्चर हमने देखी, क्या किया। तो वो पीपीटी के जरिए एक टीचर जो है प्रभावी शिक्षक अपने 3-4 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे, 5 तो है ही,
ठीक है ना, 5-6 तो है ही, लेकिन उसके बाद एक जो है वो पीपीटी के साथ अपना प्रेजेंटेशन देके कि ओवरऑल उन्होंने क्या सीखा। तो उनमें भी किसी को पार्ट लेना है तो हम उसका जो है उनको मौका देंगे। सर तो ये मुझे लेना है। हाँ, तो मुझे आप एक बार बता देना और उसमें हम कार्य करेंगे, ठीक है। तो बहुत मजा आया आज हमारे डिबेट में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो प्रक्रिया और भी कंटिन्यू होनी ही चाहिए रेगुलर। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी चीज हो उसका एंड होना जरूरी है। एंड यानी अल्पविराम, कॉमा होना जरूरी है, जिसमें और भी हम वैल्यू एडिशन कर सके, ठीक है। तो आप सभी को जैन शिक्षा समृद्धि, बहुत सारी प्रक्रिया है, बहुत सारा आयोजन फ्यूचर में होने वाला है, उसमें भी आपको मौका मिलेगा। आपका और भी सहयोग चाहिए तो चिंता मत करें, और भी काफी कुछ आपके लिए होने वाला है, सरप्राइजेस होने वाली है। तो आप अपना जो है योगदान जैन शिक्षा सर हाँ सर मंजुला, आज के नियत कार्य आज का नियत कार्य यही है कि ये जो आपने डिबेट किया, ठीक है, उसमें से क्या ऑब्जर्व मिला, क्या सीखने को मिला, वो आपको आज शेयर करना है, ठीक है। तो आज का आपका नियत कार्य यही है कि ये डिबेट में, कार्यक्रम में आपको कैसा लगा, क्या सीखने को मिला। काफी सारे विषय थे, इसमें आपने क्या जाना, क्या समझा, और आपने क्या नया सीखा, वो आपको आज सर ठीक है? तो ये हाँ जी। सर जैसे अभी किसी को और जुड़ना है तो उसमें क्या कर सकते हैं और करना तो यस मीनल जी की बेटे भी है, मीनल जी के बेटे, हाय। यस, तो मंजुला जी किसी को जुड़ना है तो आप है ना नीरज जी या समकित जी को संपर्क कर लीजिएगा, आपको जरूर से बता देंगे क्या प्रोसेस, ठीक है ना मंजुला जी। जी सर। यस यस। हाँ बेटा जी, जय जिनेन्द्र, नमस्ते। यस जय हिंद करो अच्छे से, हाथ जोड़ते। बेटा जल्दी रानी मौसी को बताते मतलब। आशिका जी आपको कुछ कहना है फटाफट, आपने रेज हैंड किया, ओके चलिए। तो यहाँ पर दिखा के आ रहे नाना पापा को, जा ए वहां बेटे नहीं। हाँ ओके, मीनल जी ने बढ़िया से अपने बेटे को बुलाया है, ए पापा का बता दो। ओके चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग करते हैं, और मैं शिखा जैन जी को रिक्वेस्ट करूंगा। शिखा जी आपको कोई प्रश्न है, आपने रेज हैंड किया। नो सर, बेस्ट नहीं है सर। सर बस यही बोलना था सर, जे उसके साथ फ्राइडे ऐसा लगने लगा था सर कि फ्राइडे बस क्लास लेना है। आज सर आप सुना तो सर बेकार लग रहा है सर। यस ऐसा लग रहा है सर सर आगे भी बता क्लोजिंग रही का है सर है तो सर कि अभी चलो ठीक है क्लोजिंग है, पर सर बेकार भी तो लग रहा है उतना ही कि अब बस हाँ एक ही वीक बचा है बस, उसके बाद हाँ, और वेबिनार सही बात होना है, बेकार लग। है ना। तो चिंता मत करें, आप अपना विचार जरूर से ये ग्रुप में रखें सर कि और आपका होना क्या चाहिए विचार। आगे, इतना जल्दी थोड़ी सर जाना है अभी अभी तो सर शुरुआत ही हुई है, अभी कहाँ सर तो सभी लोग सर फैमिली जैसे लगने लगे थे अभी इसी टाइम हाँ, पे। यस सो चिंता मत करें, मैंने कहा ना जैन शिक्षा समृद्धि आपके लिए सोच रहे हैं और कंटिन्यूअस आपके लिए सोच रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम लेके आएंगे जिसमें आप सभी उसमें जुड़ने के लिए एक मौका मिलेगा। तो चिंता मत करें, और सभी हम एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं ही, और क्लोजिंग सेरेमनी में ऐसा हम बताएं सबको कि हमने क्या सीखा है, और ये जैन शिक्षा समृद्धि ने कैसे अमूल्य भेंट हमारे जीवन में हमको दिया है, ठीक है ना। ये हम सबको एक अपना एक शोकेश करना है, अपना वो टैलेंट उसमें बताना है। तो आप सबको हम संपर्क में रहेंगे, लेकिन जिनको भी ये करना है मुझे आप जरूर से बताइए, ठीक है, और सबको उसमें उपस्थित होना है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शिखा जैन जी को कि अपने आप को अनम्यूट करें और मंगलाचरण करें।
Just a minute. और शिखा जी आपको होमवर्क सबको चेक करना है साथ में, ठीक है ना? जी अभी सर। मैं आपको कल बताऊंगा क्या है। यस, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि तो आंखें बंद करके मंगलाचरण करें। यस तेरी शिखा जी। आदि नाते अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंद में ध्रुवदा में निज भगवान का दर्शन की, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पाली, निज आत्मा को पा लिया। थैंक यू सो मच शिखा जी, और आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप सभी को जय जिनेंद्र, लेकिन नियत कार्य करना मत भूलिएगा। और शिखा जी वो 7 दिन नियत कार्य चेक करेंगे और क्लोजिंग सेरेमनी में हम सब मिलने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी उपस्थित रहिएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।